चलिए बात करेंगे खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहरी योजना विकास और स्वच्छता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने। अगर आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। पीएम ने कहा कि अमृतकाल में अर्बन प्लानिंग की हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। सुनिए आप। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने। आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन अब 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। अर्बन प्लानिंग के तहत आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन सभी एरियाज में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है। इस वेबिनार के अलग अलग सेशंस में आप 3 सवालों पर जरूर फोकस करें। पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तेमाल हो। तीसरा, ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज कैसे डेवलप किए जाएं जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। तो चलिए बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विधानसभा में बजट पर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और पूर्ववर्ती सरकारों और वर्तमान सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि ये बजट पिछले 6 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। इस बजट में समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया, लेकिन हम
अगले 5 साल में इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। सीएम योगी ने विधानसभा में समस्याओं के समाधान बताने के बहाने नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं, भाग लो या चुनौती स्वीकार करो, या फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है वैसे भाग लो। सीएम ने आगे कहा कि नोएडा के लिए कहा जाता था जो भी सीएम नोएडा जाता है वो वापस सत्ता में नहीं आता, लेकिन मैं वहां भी गया। सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दुगनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है तो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। कहते थे कि जब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे, अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा, डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। मुझे बताते थे आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सबके कल्याण का भी आधार बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है। और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी। और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी में इन दिनों उमेश पाल मर्डर की सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर विधानसभा में इस मामले में विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगी है।
योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया। मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में जो घटना हुई है वो साधारण घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तो वहीं बढ़ती महंगाई पर भी डिप्टी सीएम केशव ने कहा कि ये सही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार आय बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सुनिए आप। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। महंगाई एक बढ़ी है, इससे हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़े, अगर महंगाई बढ़े तो ये सरकार की कोशिश है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार का अंतिम बजट है। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया। खासतौर पर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले साल का बजट 2,79,697 करोड़ रुपए का था। मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी कि पेपरलेस बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ाया। सुनिए। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये मां, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। क्योंकि जनता से भी सुझाव लिए गए, लगभग 14,000 सुझाव, हमारे 4,000 से अधिक सुझाव हमारे पास आए थे। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प। तो चलिए मामा का आखिरी बजट क्या वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज के दिन बजट पढ़ा। 3,14,025 करोड़ का ये बजट ही बताया जा रहा है। लेकिन मामा का आखिरी बजट देखिए काफी अहम है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। शिवराज सरकार का अंतिम बजट जो पेश किया गया, आने वाले चुनाव को भी देखकर किया गया, क्योंकि शिवराज सरकार के लिए बजट काफी मायने है, क्योंकि सामने कांग्रेस की पार्टी भी खड़ी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज के दिन बजट पढ़ा। पेपरलेस ये बजट था, टैबलेट पर इस बजट को पढ़ा गया। वहीं आगे अगर हम बात करें बजट के बारे में, तो 3,14,025 करोड़ का ये बजट, जो कि मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को और तेज आगे बढ़ाएगा। वहीं आगे अगर हम देखें इस बजट पर एक बार नजर हम डालें, तो बजट में किसानों, छात्रों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया। कहा जा रहा है कि उनके लिए भी ये बजट काफी अहम है। लेकिन बजट की कई ऐसी बातें हैं। देखिए, अगर 12वीं में फर्स्ट आने वाली छात्राओं को स्कूटी भी अब दी जाएगी, और योजनाओं के लिए लगभग देखिए इसमें काफी करोड़ है, 1.2 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान भी है, जैसा कि हमने जिक्र किया। और महिलाओं के लिए खजाना जो खोला गया, आने वाले समय में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोट करें, वो भी जाने कि हाँ हमारे प्रदेश की सरकार कितनी बेहतर है, उनको भी साधने का पूरा प्रयास है महिलाओं को भी इस बजट में। योजनाओं के लिए 1.2 लाख करोड़ का प्रावधान। वहीं अगर हम बात करें लाडली बहना में भी महिलाओं को 1,000 महीना मिलेगा, 1,000 महीना उन्हें दिया जाएगा लाडली बजट में। और इसमें जो प्रावधान किया गया, बजट में कितनी राशि इनके लिए आवंटित की गई है, तो वो है फिलहाल 400 करोड़ जिसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी इस बार बहुत कुछ है बजट के अंदर। देखिए वृद्धावस्था विधवा पेंशन के लिए 1,535 करोड़ है बजट के अंदर। वहीं लगभग कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को भी हर महीने 600 रुपये अब दिए जाएंगे हर महीने।
ताकि उनको भी मदद अब मिले। तो आपने देखा कि आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया आपके प्रदेश के लिए। कल के दिन फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।